नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसि परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। लास्ट क्लास में हम लोग ने कहाँ तक किया था? अभी तक क्या क्या किया हमने? मैम वो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष का हुआ। सो प्रत्यक्ष तो हो गया पूरा, परोक्ष का भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। प्रमाण क्या है, प्रमाण के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर प्रत्यक्ष में हमने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, वो सारा देख लिया। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या क्या देखा? प्रत्यक्ष प्रमाण। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण में ये सारा होने के बाद हम लोग ने अभी परोक्ष प्रमाण की तरफ शुरू किया है। पर उसके पहले हमको और एक बात जाननी है कि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी एक है, तो वो क्या होता है? तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब, उसका मतलब क्या होता है? जहाँ प्रमाण सामान्य की भांति इंद्रिय प्रत्यक्ष भी हित की प्राप्ति एवं अहित के त्याग में समर्थ होता है। मतलब जब हम खाली हमारा प्रमाण प्रत्यक्ष जो है ना, उसके साथ मन भी जुड़ता है, तब वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष हो जाता है। मतलब जो इंद्रिय के साथ होता है वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष हो जाता है। तो उसके रिलेटेड वो भी 5 प्रकार के हैं। तो वो भी हमने पूरा अनिंद्रिय मतलब समव्यावहारिक प्रत्यक्ष की प्रक्रिया किससे होती है? अवग्रह, इहा, अवय और वह धारणा। हाँ, तो वो भी सारा हमने लास्ट क्लास में डिटेलिंग में देख लिया था। तो उसके बाद हम आगे और भी जाएंगे। तो दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट परोक्ष प्रमाण। तो अभी परोक्ष प्रमाण क्या क्या है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे। उसके 5 प्रकार होते हैं। तो उसका नाम क्या है? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तर्क, अनुमान और आगम। तो ये मैं आप लोग को नोट्स भी खोल के दिखाती हूँ यहाँ पे, तो आप लोग को पता चलेगा और भी डिटेलिंग में। आपको दिख रहा है क्या? नो मैम। अभी नो। नहीं दिख रहा है? यस मैम, अब आ रहा है मैम। आ रहा है ना? अब हाँ। दिख रहा है। हाँ ठीक है। या हाँ, तो अभी हम लोग परोक्ष प्रमाण के भेद जो है यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान एंड आगम। तो अनुमान और आगम को तो बाद में हम पढ़ेंगे, पहले ये 3 क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान एवं तर्क को पृथक प्रमाण के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित किया है। तो भारतीय दर्शन के पहले ये 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे, बाकी और सब के बारे में, बाकी जो बचे हैं अनुमान और आगम, उसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले देखते हैं कि स्मृति प्रमाण। स्मृति, स्मृति का बेसिक मीनिंग तो हम सबको पता ही है। स्मृति मतलब याददाश्त, जो हमारी स्मृति में रहते हैं, जो हमारे मन में स्टोर हो जाती है, वो उसको क्या बोलते हैं? स्मृति। तो स्मृति क्या है? तो जैन दार्शनिकों ने, और तत्वार्थ सूत्र में हमने एक सूत्र पढ़ा है,
मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यंथांतरम। सबको याद है ना ये? तो ये जो है ना, यस उसके मैम। रिलेटेड जो ये तीन बातें हैं, हम उसको पहले पढ़ने वाले हैं। तो भट्ट अक्लंक ने क्या किया, मति ज्ञान के ये सारे पर्याय शब्दों के आधार बनाकर उनको ही क्रमशः प्रमाणों में स्थापित कर दिया। तो पहला क्या है, स्मृति। स्मृति मतलब शब्द से उन्होंने स्मृति प्रमाण, फिर संज्ञा से, शब्द से प्रत्यभिज्ञान प्रमाण एवं चिंता, शब्द से तर्क प्रमाण का विशेष विकास किया। जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या बताया है, जब स्मृति होती है ना, तो वो प्रत्यभिज्ञान का आधार बनती है। अगर प्रत्यभिज्ञान भी हो जाए तो उसके ऊपर हम तर्क कर सकते, अगर तर्क भी हो जाए फिर उसके ऊपर अनुमान होता है और वो प्रमाण का विषय बनता है। मतलब एक दूसरे के आधार पर सब चीज आधारित है। जैसे यहाँ पे अक्लंक ने फिर और क्या बताया है कि न्यायावतार में भी परोक्ष प्रमाण के दो ही भेद उन्होंने बताए थे, अनुमान और आगम। पर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क की चर्चा सिद्धसेन नहीं करते हैं। अक्लंक जी ने की है पर सिद्धसेन जी ने नहीं की है। इस दृष्टि से जैन न्याय को अक्लंक का यह महान अवदान है। और भट्ट अक्लंक के पश्चात लगभग समस्त दिगंबर और सारे श्वेतांबर दार्शनिकों ने इन तीनों प्रमाणों का अविसंवादकता सिद्ध करके उन्हें प्रमाण कोटि में रखा है, तथा अन्य दर्शन ने भी अप्रमाण उसको माना है। तो यहाँ स्मृति का मतलब क्या है, जो हमारे याद में रहता है। जैसे कि तत्, विद्यानंद ने तत् शब्द यूज किया है। तत् मतलब वह, आकार वाले एवं अनुभूत अर्थ को विषय करने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। कि जो चीज हमारे ज्ञान में है और हम जो चीज वैसी की वैसी जानते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, स्मृति। हाँ, उसे तत्व कहते हैं। और वो जो तत्व में जो चीज होती है उसे कहते हैं स्मृति। उसी को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, टू रिकॉल द सब्सटेंस एक्सपीरियंस इन द पास्ट इज कॉल्ड रिकलेक्शन। मतलब पूर्व में कुछ हुआ है और उसकी स्मृति जब हमारे मन, दिलो दिमाग पे छाई हुई है, मतलब विच हैज बीन स्टोर्ड, तो हियर इट इज नेसेसरी दैट इवन दैट टेक्स प्लेस अर्लियर। मतलब यहाँ जरूरी वो बात है कि वो कभी पूर्व में हमने उसको देखी हुई होनी चाहिए या हमने उसको अनुभव की हुई होनी चाहिए। जैसे हम कभी अभी बात कर रहे हैं कुछ भी चीज की, जैसे कि ये कोई वही शर्ट है, हाँ ये वही शर्ट है जो मैंने उस दिन देखा था। हाँ, मतलब अभी हमने मार्केट में, मेरी फ्रेंड ने एक येलो कलर की ड्रेस पहनी है, ठीक है, तो हम जब ये देखते हैं तो मैं उसके पहले मैंने मार्केट में ये ड्रेस देखी हुई थी। तो आज उस स्मृति के बेस पे आज मैं कह सकती हूँ कि वो मेरी स्मृति में है। अगर मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तो वो स्मृति का विषय नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो पहले कहीं नहीं हुई। तो वो आकार ज्ञान स्मृति है। तो स्मृति के लिए ये देखो क्या कहते हैं कि पूर्व में देखे हुए देवदत्त के संस्कार की जागृति होने पर वह देवदत्त है। पहले देवदत्त को मैं मिली हुई हूँ, तो आज मैं ये कह सकती कि हाँ, देवदत्त आज मेरे सामने नहीं है, पर इफ वी आर टॉकिंग, हम किसी चीज की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ मैंने ये देवदत्त को देखा है, बराबर, या मैंने डैश 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 कोई पिक्चर देखी हुई है। तो मतलब पहले हमने उसको, उसका एक्सपीरियंस किया हुआ है, तब हम वो कह सकते हैं वह देवदत्त है के रूप में स्मृति ज्ञान होता है, वो जो प्रमाण है। तो संस्कार को जैन दर्शन में धारणा भी कहा गया है। निर्णित या अनुभूत अर्थ के ज्ञान का दृढ़ता पूर्वक ग्रहित होना धारणा अथवा संस्कार है। सबको समझ में आया? तो उसको संस्कार भी कहते हैं कि संस्कार से स्मृति का जन्म होता है, क्योंकि वो संस्कार ही है जिसकी वजह से जो संस्कार स्टोर हो जाते हैं। जैसे कर्म में भी हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके जो संस्कार होते हैं, दैट संस्कार वी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो, करेक्ट। वो संस्कार की वजह से ही कर्म का बंध होता है और अगले भाव में हम उसका उदय आता है। वैसे ही यहाँ संस्कार को स्मृति का जन्म होता है। इसीलिए अक्लंक ने क्या कहा है कि स्मृति को धारणा प्रमाण का फल कहा है। तो स्मृति जो है वो धारणा प्रमाण का एक, इट इज द रिजल्ट ऑफ दैट वन। तो स्मृति भी प्रमाण है क्योंकि उसका फल प्रत्यभिज्ञान है। अभी ये जो स्मृति है ना,
आज हम उसको नेक्स्ट स्टेप में अगर लेके चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, वो होता है प्रत्यभिज्ञान। तो वो प्रत्यभिज्ञान का आधार बनता है। तो इसीलिए स्मृति इज द बेस फॉर द प्रत्यभिज्ञान। बिना स्मृति के प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपीरियंस प्रत्यभिज्ञान विदाउट द स्मृति। अगर आपको पहले पता ही नहीं है तो वो प्रत्यभिज्ञान का विषय भी नहीं हो सकता है। तो स्मृति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए वादी देवसूरी क्या कहते हैं कि संस्कार की जागृति से उत्पन्न उत्पन्न तो होता है, पर वो क्या होता है, अनुभूत अर्थ, अनुभूत जो आपने अनुभव किया है उसका भी ज्ञान होता है। उसके विषय को करने वाला एवं तत् आकारक वाला ज्ञान स्मृति है। समझ में आया? समझ में आया स्मृति का अर्थ? यस मैम। हेमेंद्र हेमचंद्र सूरी के अनुसार वासना अर्थात संस्कार के उद्योग से उत्पन्न तत् आकार ज्ञान स्मृति है। तो सेम हेमचंद्र सूरी जी ने भी ऐसे ही कहा है कि वह तीर्थंकर की प्रतिमा है। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि वह तीर्थंकर की प्रतिमा है, पर अब पहले क्या हुआ था, तीर्थंकर की प्रतिमा देखी गई है, पहले मैंने देखी थी, उसकी स्मृति अभी है। अतः पूर्व अनुभूत अर्थ की ही स्मृति हुआ करती है। समझ में आ गया स्मृति क्या है और वो कब होती है और वो किस चीज का विषय बन सकती है? इज इट क्लियर? तो अभी हम जाएंगे दूसरा, प्रत्यभिज्ञान प्रमाण। दूसरा कौन सा है? यहाँ हमने देखा ना कि स्मृति का ही किसका विषय बन सकता है, वो प्रत्यभिज्ञान। तो अभी हम देखेंगे प्रत्यभिज्ञान क्या है। तो प्रत्यभिज्ञान क्या है? तो जैन दर्शन में स्मृति की भांति प्रत्यभिज्ञान को भी परोक्ष का प्रमाण बताया है। प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप है वह स्मृति एवं प्रत्यक्ष का संकलनात्मक ज्ञान होता है। मतलब जब स्मृति है और अभी प्रत्यक्ष हो रहा है, दोनों साथ में मिलते हैं, तब क्या होता है? प्रत्यभिज्ञान। समझ में आ रहा है आपको? वहां स्मृति में तो ऐसा जरूरी है कि पहले पूर्व में कभी देखा हो और आज स्मृति में है, पर यहाँ प्रत्यभिज्ञान में क्या होगा, पहले तो देखा हुआ है पर आज भी उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आज मैं कोई चीज देख रही हूँ और उसको रेफर कर रही हूँ पास्ट के अनुभव से, जब वो दोनों मिलते हैं तो होता है प्रत्यभिज्ञान। क्लियर? तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, इट इज द सिंथेटिक रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिकलेक्शन based on the judgment of similarity and dissimilarity. This is the higher state of recollection, and here we identify the similarities and peculiarities as well. For example, this is the same man that I saw yesterday. आज मैं किसी आदमी को देख रही हूँ और वही आदमी को मैंने कल भी देखा था। तो कल तो देखा था, उसकी तो स्मृति है, और अभी भी मैं मेरे सामने प्रत्यक्ष है, तो वो दोनों मिला, तब क्या हो गया? प्रत्यभिज्ञान। और हेमा, प्रत्यभिज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं रिकग्निशन। रिकग्निशन में आपके लिए ये इंग्लिश में पूरा पढ़ रही हूँ। रिकॉग्निशन ना? हाँ, रिकग्निशन। समझ में आया? तो यहाँ माणिक्य नंदी ने दर्शन एवं स्मृति से उत्पन्न संकलित ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कह के उसके उदाहरण क्या दिए हैं? यह वही देवदत्त है। मतलब आज देख रही हूँ और मेरी स्मृति में भी है। गवई गाय के सदृश है, भेष गाय के विलक्षण है। मतलब ये सारे तब होता है जब आपके सामने कुछ होता है और बाद में पास्ट में भी आपने उसका एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो प्रत्यभिज्ञान का लक्षण क्या है कि वो वादी देवसूरी ने क्या बताया है कि अनुभव एवं स्मृति से उत्पन्न तथा सामान्य व ऊर्ध्वता सामान्य को विषय करने वाले संकलनात्मक ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इस लक्षण से के कारण उसके विषय एवं स्वभाव का निर्देश हो गया है। यहाँ पे मुझे आपको वापस पेज क्लियर नहीं है ना आपको, वापस मैं कल करके भेजू क्या ये पीडीएफ लेके? या मैम। हाँ, तो यहाँ क्या और क्या कहते हैं
कि विषय का वादिदेव ने जो आदि और विषय के बारे में बताया है, उन्होंने वहां कहा है कि जो पदार्थ की विभिन्न पर्यायों या अवस्थाओं में जो सुदृढ़ता होती है उसे जैन दर्शन में ऊर्ध्वता का सामान्य कहा गया है। मतलब एक ही व्यक्ति, बचपन, उसका बचपन है, फिर उसकी युवा अवस्था आती है, फिर उसी की ही क्या आती है, वृद्ध अवस्था आती है। मतलब आदमी तो एक ही है, पर ये सारे क्या है, उसके स्टेजेस है। तो उस सब में जो एकत्व प्रत्यभिज्ञान होता है वह ऊर्ध्वता सामान्य विशेष से होता है, और विभिन्न मनुष्य को जो सादृश्य होता है, प्रत्यभिज्ञान होता है, वह तिर्यंक सामान्य विशेष से प्रतीत होता है। तो हेमचंद्र सूरी ने प्रमाण मीमांसा में दर्शन एवं स्मरण से उत्पन्न संकलात्मक ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान निरूपण करते हुए उसे एकत्व, सादृश्य, वैलक्षण्यम, तत्प्रतियोगिता इत्यादि भेद बताए हैं। तो अभी हम उस भेदों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या भेद बताया है, एकत्व प्रत्यभिज्ञान। पहला क्या है, एकत्व प्रत्यभिज्ञान। उसका मतलब उसको क्या कहते हैं कि द नॉलेज दैट शोज oneness of the subject, of the memory and of the recognition is called the recognition of the unique type. For example, this is the same man that I saw yesterday. मतलब एक ही चीज जो दूसरी बार हमने देखी तो उसे वही एकत्वता है, वही समानता है, वही चीज है, तो उसे बोलेगा प्रत्यभिज्ञान। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या होता है, द माउस इज सिमिलर टू रैट। चूहा जो है वो बिल्ली के समान होता है, मतलब वो बिल्ली नहीं है, उसके जैसा होता है। जैसे आगे बताया ना, गाय भैंस के जैसी, मतलब ऐसी होती है, पर वो एक नहीं है। और ऊपर के एग्जाम्पल में एकत्व प्रत्यभिज्ञान में क्या होता है, वो एक ही होता है। जो कल मैंने आदमी देखा था आज भी वही आदमी है, पर कल जैसे कोई कांग्रेस पार्टी का था आज भी वो ही कांग्रेस पार्टी का है, पर वो आदमी नहीं है। तो वो दोनों में डिफरेंस हो जाता है क्या, एकत्व प्रत्यभिज्ञान एंड सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। सबको समझ में आता है? आदित्य, हेमा, यस समझ में मैम। आया? एकत्व और दूसरा कौन सा है? हाँ, सादृश्य सादृश्य। प्रत्यभिज्ञान और एकत्व प्रत्यभिज्ञान। क्लियर है ये? इसके अलावा है ना, हमारे पास बहुत सारे नोट्स है जो दूसरे दूसरे दर्शनों को भी समझाते हैं, पर वी आर नॉट गोइंग टू टेक ऑल दैट इन द डिटेल्स। तो यहाँ प्रत्यक्ष एवं प्रत्यभिज्ञान में क्या भिन्नता है, तो देखो यहाँ से पढ़ो, घट पट, घट घर, दिख रहा है अब यहाँ क्लियर? हाँ मैम। हाँ, पढ़ू मैम। आप पढ़िए। प्रत्यक्ष एवं प्रत्यभिज्ञान में भिन्नता। घट घर वस्त्र आदि को देखकर उन्हें घट घर वस्त्र आदि के रूप में जानते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। किंतु यह वो घट है, ये उसके सदृश्य घट है, यह उससे भिन्न घट है, अथवा ये घट निकट या दूर है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान प्रमाण प्रत्यक्ष से भिन्न है। जब तक घट आदि का प्रत्यक्ष करते समय ये वही घट है आदि रूप में ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो प्रत्यभिज्ञान प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में, पूर्व दृष्टि की स्मृति के आधार पर वर्तमान में घट आदि का प्रत्यक्ष कर उसमें एकत्व सादृश्य आदि का ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है, तथा दृश्यमान ग्राह्य मात्र घट आदि को वर्तमान पर्याय का स्पष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है, यथा ये घट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या हमको पढ़ना है, वो तर्क प्रमाण। सबसे पहला कौन सा हमने पढ़ा? स्मृति। स्मृति। हाँ, फिर प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञान। तर्क। तर्क। तर्क प्रमाण पढ़ो, इसकी डेफिनेशन क्या है? तर्क को प्रमाण की श्रेणी में प्रतिष्ठित करना भी जैन दार्शनिकों का भारतीय न्याय को अनूठा योगदान है। न्याय, वैशेषिक एवं बौद्ध दर्शनों ने तर्क को प्रमाण का उपग्राहक स्वीकार करके भी उसके प्रमाण नहीं माना है, किंतु जैन दार्शनिकों ने तर्क की पृथक प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठा करने के साथ
उसके स्वरूप का भी विकास किया है। सांख्य, मीमांसा एवं अद्वैत दर्शनों ने तर्क को पृथक प्रमाण तो नहीं माना। मैम नेक्स्ट पेज मैम। आ गया ना? है, किंतु उन्हें इसका अनुमान अथवा अर्थापत्ति प्रमाण में अंतर्भाव अभिष्ट है। जैन दर्शन में तर्क का स्वरूप। हाँ, तो ये तो जैन थोड़ी दर्शन दूसरे दर्शन के बारे में बताए कि कौन कौन से दर्शन क्या क्या मानते हैं। पर यहाँ अभी हम लोग को कंसंट्रेट करना है कि जैन दर्शन में तर्क का स्वरूप क्या है। हाँ। या जैन दर्शन में तर्क को व्याप्ति का ग्राहक एवं अवधारणात्मक ज्ञान स्वीकार किया गया। बट अकलंक ने के पूर्व जैन दर्शन में तर्क को तर्क के पृथक प्रमाण के रूप में स्थापना दिखाई नहीं देती। उमा स्वाति के तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान के पर्यायार्थक शब्दों में जिस चिंता शब्द की गणना की गई है उसे ही अकलंक ने आगे चलकर लघी यस्त्रस्य न्याय विनिश्चय आदि ग्रंथों में तर्क प्रमाण के रूप में विकसित एवं प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने तर्क चिंता को प्रत्यभिज्ञान प्रमाण का फल माना है तथा तर्क को प्रमाण मानकर अनुमान को उसका फल कहा है। अष्टशती में उन्होंने लिंग लिंग संबंधी ज्ञान को अनुमान की भांति प्रमाण माना है या लिंग लिंगी संबंध ज्ञान से उनका अभिप्राय तर्क प्रमाण ही प्रतीत होता है। प्रमाण संग्रह नामक कृति में अकलंक ने प्रत्यक्ष एवं अनुपलम्ब से होने वाले संभव प्रत्यय को तर्क कहा है। ये संभव प्रत्यय व्याप्ति ग्राहक ज्ञानी है जो साकल्य से अविनाभाव संबंध का ग्रहण करता है। विद्यानंद ने प्रमाण परीक्षा में तर्क का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है, जितना भी कोई धूम है वो सब अग्नि से उत्पन्न होता है। अग्नि के अभाव में धूम की उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार सकल देश एवं सकल काल की व्याप्ति से साध्य एवं साधन के संबंध का जो ऊहापोह ज्ञान होता है वो तर्क है। तर्क का दूसरा नाम ऊह भी है। अकलंक ने तत्वार्थ सूत्र का अनुसरण करते हुए इसके लिए चिंता शब्द का भी प्रयोग किया। माणिक्य नंदी ने उपलब्ध एवं उपलम्ब एवं अनुपलम्ब से उत्पन्न व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहा है। उपलम्ब का अर्थ है साध्य के होने पर साधन का होना तथा अनुपलम्ब का अर्थ है अर्थ है। साध्य के नहीं होने पर साधन का नहीं होना। उदाहरण के लिए धूम साधन है एवं अग्नि साध्य है। धूम को देखकर अग्नि का अनुमान किया जाता है या अग्नि साध्य के होने पर ही धूम साधन का होना उपलम्ब है तथा अग्नि साध्य के नहीं होने पर धूम का नहीं होना अनुपलम्ब है। वादी देव सूर्य ने उपलम्ब एवं अनुपलम्ब से जन्य तीन कालों की व्याप्ति को जानने वाले ज्ञान को तर्क कहा है। उपलम्ब शब्द से यहाँ प्रत्यक्ष आगम आदि प्रमाणों का ग्रहण किया गया है। हेमचंद्राचार्य कहते हैं कि उपलम्ब शब्द प्रमाण मात्र का ग्राहक है, मात्र प्रत्यक्ष का ही नहीं। अकलंक के पूर्व जैन दर्शन में मति ज्ञान के भेद इहा के लिए षटखंडागम में उहा एवं तत्वार्थाधिगम भाष्य में उहा एवं तर्क शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु अकलंक के द्वारा उह अथवा तर्क को परोक्ष प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित करने के पश्चात इहा के लिए यह उहा का प्रयोग किसी भी जैन दार्शनिक ने नहीं किया है। आचार्य हेमचंद्र ने तो इन दोनों में स्पष्ट भेद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि उह अर्थात तर्क जो परोक्ष प्रमाण का भेद है, जो साध्य एवं साधन की त्रिकालिक व्याप्ति का ग्रहण करता है, जबकि यह ज्ञान वर्तमान कालिक विषयों को ग्रहण करता है एवं वो प्रत्यक्ष प्रमाण का भेद है। ठीक है। तो अभी हम तर्क की जब बात करते हैं, जैसे हमने बोला ना कि सबसे पहला है स्मृति। स्मृति के बेस, अगर स्मृति है, उसका बेस है, तो ही हम नेक्स्ट स्टेप यानी कि प्रत्यभिज्ञान में जा सकते हैं। और प्रत्यभिज्ञान के हमने दो डिवीजन भी देखे कि एक तो है एकत्व प्रत्यभिज्ञान, दूसरा है सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। तो वो भी हमको समझ में आ गया कि एकत्व प्रत्यभिज्ञान क्या होता है, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं वो है तर्क की। जो भी तर्क होता है, मतलब लॉजिकल
इन हम डेफिनेशन दे रहे हैं, लॉजिकली किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं तर्कशास्त्र। तो जिस शास्त्र से बाय विच वी गेन नॉलेज ऑफ मीन्स, साधन और साध्य, हमको एंड का रिजल्ट क्या चाहिए और उसके साधन क्या है, तो उसको बोलते हैं रिकलेक्शन एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ द इंड्यूसिव इंडक्टिव रीजनिंग। एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जब हम दूध पीते हैं, ठीक है, तो दूध पीते हैं तब हमने देखा नहीं है कि उस दूध में किसी ने शक्कर डाली है, ठीक है, पर जब हम दूध पीते हैं तो हमने उस दूध मीठा लगा, तो हमने उसका क्या अनुमान लगा लिया कि किसी ने तो इसमें शक्कर डाली है और इसी वजह से ये दूध मीठा है। मीठे पने का जो बात है, जो हमको टेस्ट में आया, पर हमने जिसको देखा नहीं है, पर उस अनुभव करने से हमको उसका अनुमान तर्क हो गया कि नहीं, हम तर्क लगा सकते ना कि किसी ने इसमें शक्कर डाली है, और जिसने भी डाली है मैंने उसको देखा नहीं है, पर किसी ने तो उसमें शक्कर डाली है, तो इसीलिए अभी मैं जो दूध पी रही हूँ वो दूध मीठा है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? ये तर्क हम लगाते हैं, बराबर। तो व्हेन वी ड्रिंक मिल्क एंड इट टेस्ट स्वीट एंड वी इन्फर दैट देयर इज अ शुगर इन इनसाइड, तो इन्फर करना मतलब क्या है, वो अनुमान लगाना है। दो वी आर अनेबल टू सी द शुगर, अजी अभी हमारे को उस दूध में शक्कर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो क्या होता है, जब शक्कर डाली है तो वो मिक्स हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है, तो अभी मुझे नहीं दिख रही है। दो उसके उपरांत वी हैवंट सीन द शुगर बीइंग एडेड, किसी ने शुगर वो डाली है और मिक्स किया है, वो हमने कुछ नहीं देखा, पर फिर भी हमने तर्क क्या लगा लिया कि ये दूध अभी मीठा है क्योंकि किसी ने उसमें शक्कर डाली थी। इज इट क्लियर? ये पहला एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया? हाँ, फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, व्हेन वी रिकॉल अरिहंत भगवान, जब हम अरिहंत भगवान की स्मृति करते हैं, याद करते हैं या उनकी कोई प्रार्थना करते हैं, वी कैन लॉजिकली स्टेट दैट ही शुड हैव प्रीवियसली क्लाइम्ड द शपक श्रेणी, उन्होंने पूर्व में कभी शपक श्रेणी चढ़ी होगी, इसीलिए आज वो अरिहंत है। करेक्ट? ही शुड हैव बीन अ मुनि, वो मुनि भी रहे होंगे, ठीक है, एंड दैट ही विल बिकम अ सिद्ध इन नियर फ्यूचर, वो पूर्व में मुनि रहे होंगे और उन्होंने शपथ श्रेणी चढ़ी होगी, इसीलिए वो आज अरिहंत है। वो हम तर्क लगा सकते हैं, और दूसरा तर्क ये भी लगा सकते हैं कि आज वो अरिहंत है तो कल वो सिद्ध होंगे इन फ्यूचर। इज इट क्लियर? ये सब तर्क बराबर है? किसी चीज को देख के हम किसी चीज का तर्क लगा सकते हैं ना। यहाँ पे भी जैसे दिया है ना एग्जाम्पल कि अग्नि है तो धुआं उठेगा ही, और हमने अग्नि नहीं देखी, कहीं दूर पर्वत में धुआं दिख रहा है हमको ऊपर जाते हुए, पर वहां पे उसके पीछे अग्नि है वो हमको नहीं दिख रही है, पर हम तर्क लगाएंगे ना, अनुमान कर सकते हैं ना कि वहां कहीं अग्नि होगी इसीलिए धुआं है, या धुआं नहीं है तो अग्नि भी नहीं होगी, उसकी उपलब्धि है या अनुपलब्धि है। तो अगर उपलब्धि है तो उसका कारण है, अगर अनुपलब्धि है मतलब धुआं नहीं है तो अग्नि भी नहीं है। डज इट मेक सेंस? समझ में आ रहा है? या मैम। समझ में आया ना? तो ये सारे डेफिनेशंस आपको समझ में आ गए ना? व्हाट इज स्मृति, व्हाट इज प्रत्यभिज्ञान एंड व्हाट इज तर्क, ठीक है। तो इसके बाद होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान। अनुमान और आगम हमको पढ़ना है ना, 5 बोले ना, वो दूसरे चैप्टर का अभी हमको दूसरा पढ़ना है, वो है अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, ठीक है। तो अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमान को इंग्लिश में बोलेंगे इन्फरेंस, इन्फरेंस का मतलब है अनुमान। सो विद द नॉलेज ऑफ द थिंग दैट प्रूव्स, साधन मतलब जिसका वो साधन है, व्हेन वन देन प्रेडिक्ट्स द थिंग टू बी प्रूवन, तो उसका साध्य क्या होगा अगर वो जानना है, तो वो होता है अनुमान। इट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस, अनुमान। Here the importance is on the target. Example, knowledge of मोक्ष, that is target through right. अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो अगर आपका लक्ष्य है, वो आपका गोल है, तो इससे अनुमान लगाया जाएगा कि आपको सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र की प्राप्ति करनी है, तो ही आपको मोक्ष मिलेगा।
Correct? So the subject matter of Anuman is both physical form and qualitative. मतलब उसका स्वरूप भी हमको फिजिकली जानना है और उसके गुणों को भी हमको जानना है. तो टारगेट आपका क्या रहेगा? साध्य फॉर विच वी मेक इन्फ्रेंस इज स्ट्रेस्ड. मतलब अगर आपका टारगेट कोई फिक्स है तो आपको क्या क्या साधन लेने हैं वो उसका भी आप अनुमान लगा सकते हो. यहाँ बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि काले बादल आकाश में घिरे हुए हैं तो आप अनुमान लगा लोगे कि यहाँ बारिश होने वाली है. बराबर. और बहुत सारे ऐसे अनुमान होते हैं, जैसे कि बिजली चमक रही है तो आप बोलोगे कि बारिश होने वाली है. मतलब ऐसे भी अनुमान हम लगा सकते हैं ना. बहुत सारी चींटियां अगर एक जगह इकट्ठी हो रही है तो हम क्या अनुमान लगाएंगे? कि यहाँ यहाँ पे पर शक्कर है. हाँ. तो इस तरह से अनुमान प्रमाण भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जैन आगम में. तो अनुमान प्रमाण भी क्या है? परोक्ष प्रमाण है. अनुमान प्रमाण भी क्या है? परोक्ष प्रमाण है. अनुमान का अर्थ अंदाजा नहीं है. अंदाजा हम लगाते थे ऐसा ऐसा, वो अंदाजा जो बोलते हैं कि हम अंदाजा लगाते हैं कि 10 मिनट में मेरी फ्रेंड आ जाएगी, तो वो अंदाजा अनुमान नहीं है. अनुमान में भी स्व और पर का निश्चयात्मकता स्वरूप प्रमाण का लक्षण घटित होता है. जैसे कि दो वस्तुओं होती है, उसका धर्म या घटनाओं में ऐसा संबंध होता है कि हम एक को साधन बनाकर दूसरी अज्ञात या अप्रत्यक्ष वस्तु जिसको धर्म या घटना का अनुमान प्रमाण से ज्ञान कर लेते हैं. जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे भी क्या दिया है कि धूम को देखकर अग्नि को देखे बिना अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं. जो दूसरी चीज तो अप्रत्यक्ष है, फिर भी हमने उसको जान लिया. दूध में चीनी मिलाकर उसके चखे बिना हम उसकी वो दूध मीठा ही होगा ऐसा अनुमान लगाते हैं. इज इट राइट और रॉन्ग? वो अनुमान करेक्ट ही है ना, कि अगर मैंने चीनी डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ तो मैं वो दूध मीठा ही होगा. दूसरी कोई शंका ही नहीं है कि वहां पे मिठास नहीं होगी. तो ये जो है ना वो अंदाजा नहीं है, इट इज द फाइनल डेस्टिन. मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो वही होगा. फिर और क्या बोलते हैं कि घर में घंटी की आवाज सुनते हैं तो हम क्या अनुमान लगाते हैं? व्हाट विल बी द इन्फ्रेंस दैट वी डू? अगर हम घर में बैठे हैं, कोई बेल मार रहा है तो हम क्या अनुमान लगाएंगे? बेल बजेगी तो हम क्या कोई अनुमान? आया है. कोई आया है. कोई आया है ऐसा अनुमान लगाएंगे. और वो परफेक्ट ही होगा. कौन है वो नहीं पता है, पर कोई तो है. बराबर. तो आज सोमवार है तो हम कल के लिए क्या अनुमान लगाएंगे? मंगलवार है. कल मंगलवार है. तो ये क्या है? ये जो सारे हम अनुमान लगा रहे हैं वो ऐसे ही फेक नहीं रहे हैं. यहाँ अंदाजा नहीं कर रहे. इट इज फॉर श्योर कि ऐसा ही होगा. आज सोमवार है तो कल शनिवार नहीं होगा. कोई बोलेगा तो इट विल बी रॉन्ग. तो वो अंदाजा लगा रहा है. मतलब दैट इज नॉट राइट. पर कल मंगलवार है तो परसों बुधवार होगा ही. तो उसको बोलते हैं अनुमान. ठीक है. इस प्रकार हम जीवन में एक साधन के आधार पर साध्य का ज्ञान कर लेते हैं. एक साधन भी हमको मिल गया तो हम दूसरे का साध्य क्या होगा फाइनल वो उसका ज्ञान कर लेते हैं. जैसे दूध में शक्कर डाली है तो उसका साध्य क्या होगा? दूध मीठा ही होगा. जैसे घंटी बजी है तो उसका साध्य क्या होगा? कि कोई बाहर आया ही है. तो उस प्रकार तो बाहर कौन है या नीचे धुआं है, अग्नि है कि नहीं, वो हमको नहीं दिख रही है, वो अप्रत्यक्ष है. बराबर. तो अप्रत्यक्ष जो है मतलब वो अज्ञात है. हम उसे नहीं जानते नहीं है और देख नहीं सकते, फिर भी उसका ज्ञान हमें हो जाता है. उसे उससे साधन तथा जिस अज्ञात का ज्ञान किया है उसे साध्य कहा गया है. उपयुक्त उदाहरण में क्या क्या है? पहले उदाहरण में धूम मतलब धुआं. दूसरे उदाहरण में चीनी. चीनी को हमने नहीं देखा, शक्कर को नहीं देखा, फिर भी वो थी. फिर घंटी बजाना, ये जो साधन है तो उसका रिजल्ट क्या आया था? उसके उसकी अज्ञात वस्तु क्या थी? पहले में जब जहां धुआं देखा तो उसकी अज्ञात चीज क्या थी? अग्नि, कि वहां अग्नि होगी ही. फिर शक्कर डाली तो किसमें डाली?
शक्कर डालने से क्या मीठा हो गया? दूध मीठा हो गया, बराबर। फिर किसी के बाहर बेल सुनने से हमने क्या बोध किया कि कोई बाहर है। इस प्रकार साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। समझ में आया? तो अनुमान प्रमाण से होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहा जाता है। अंदाज में हमें साध्य का निश्चित ज्ञान नहीं होता, वह कभी सही होता है तो कभी गलत होता है, इसीलिए वह प्रमाण नहीं है। अनुमान में अंदाजे में इट इज नॉट श्योर, इट इज नॉट फिक्स, पर अनुमान में इट इज श्योर। अनुमान में साधन से साध्य का ज्ञान निश्चित रूप से सही ही होता है, अर्थात व्यभिचार या दोष रहित होता है। वहां पे दूसरा कोई ऑप्शन ये नहीं है और दूसरी कोई गलत बात ही नहीं है। अगर शक्कर डली है तो दूध मीठा ही होगा, अगर ये हुआ है धुआं देखा है तो वहां अग्नि होगी ही। तो साधन को हेतु, लिंग, व्याप्य आदि तथा साध्य को व्यापक, लिंगी, अनुमेय आदि शब्द से जाना जाता है। तो साधन क्या है और साध्य क्या होता है उसके डिफरेंस हमको बताए हैं। हेतु एवं साध्य का संबंध भी अविनिभावी होता है, इससे रिलेटेड हेतु भी है। तो वो हेतु क्या है, उदाहरण क्या है, दूसरे सारे चीजें क्या है, मतलब और भी हमें हमें बहुत सारी प्रतिभिज्ञा, हेतु, हेत्वाभास, उदाहरण, उपने, मतलब वो सारी बातें भी हमको सीखनी है। वो भी सारी इससे कनेक्टेड है, रिलेटेड है। जैसे हमने अभी 3 चीजों को रिलेट करके दिखाया कि अगर स्मृति है तो ही प्रत्यभिज्ञान होगा, प्रत्यभिज्ञान है तो उसके रिलेटेड क्या होगा नेक्स्ट? तर्क लगाते, अगर तर्क लगाते हैं तो नेक्स्ट क्या है? तो अनुमान करते हैं वो सच होगा। उसी प्रकार इसको अभी हम कंटिन्यूस आगे स्टेज में लेके जाएंगे, वो होगा हेतु। तो उसके बारे में यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि हेतु एवं साध्य का संबंध भी अविनिभावी होता है। इसमें एक के होने से दूसरे का ज्ञान हो जाता है, अगर एक करेक्ट हुआ तो दूसरा का की समझ में आ जाती है। अज्ञात या छिपे हुए पदार्थ का ज्ञान कराने से साधन को लिंग कहा गया है। तो अनुमान प्रमाण के 3 घटक हो गए। यहाँ 3 घटक हमने समझ लिए, साध्य, साधन और इनमें व्याप्ति। साध्य, साध्य, साधन एवं इनमें व्यापित। साध्य के साथ साधन की व्याप्ति होने पर साधन या हेतु के साध्य का ज्ञान होता है। ठीक है, अभी आएंगे अनुमान के लक्षण। जो अनु जो है ना वो उपसर्ग है, माँ, उसके बाद अनु के बाद कौन सा वर्ड आता है? माँ, वो क्या है? धातु है। और युट प्रत्यय लगकर वो शब्द बनता है अनुमान। अनुमान शब्द निष्पन्न हुआ जो किसी उत्तरवर्ती या पश्चातवर्त भावी ज्ञान का द्योतक करता है। तो अक्षपाद गौतम ने इसीलिए अनुमान को प्रत्यक्ष पूर्वक प्रतिपादित किया है। अनुमान शब्द की निरुक्ति करते समय क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा लिंग एवं साधक की व्याप्ति का स्मरण होने पर जब नाथ लिंग को देख के अप्रत्यय लिंग का अर्थ का ज्ञान होता है, वो अनुमान होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अनुमान। तो अनुमान शब्द की निरुक्ति करते समय जब हम उसकी व्याख्या करना चाहते हैं तो हमको ये समझाना जरूरी है कि प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, जो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, अभी अनुभव कर रहे हैं, जैसे बारिश आई तो हमने उसका अनुभव किया, जैसे धुआं उड़ा तो हमने उसका अनुभव किया, बराबर। जैसे कोई बेल बजी तो हमने उसकी आवाज सुनी। तो जो भी वो समझ में आया, मतलब प्रत्यक्ष हमने क्या किया, प्रमाण समझ में आया। फिर स्मरण होने पर जब लिंग को देखा तो अप्रत्यक्ष लिंगी अर्थ का ज्ञान होता है। तो वो मतलब जो अप्रत्यक्ष जो है, जैसे कि हमने धुआं देखा पर अप्रत्यक्ष क्या है वहां? आग, बराबर। जैसे घंटी तो हमने सुनी पर वहां अप्रत्यक्ष क्या है कि कौन बाहर है वो हमको नहीं पता है, बराबर। तो जो काले बादल तो देखे, अभी बारिश नहीं हुई, तो वो अप्रत्यक्ष है कि बारिश अभी नहीं हुई है, पर हमने अनुमान लगा दिया। तो इस तरह से जिस अप्रत्यक्ष लिंगी अर्थ का ज्ञान हमें हो जाता है वह अनुमान है। सबको समझ में आ गया? क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अनुमान।
अभी अनुमान के बहुत सारे लक्षण है, तो उस लक्षण के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। उसके पहले अभी तक जो किया ना, उसके थोड़े क्वेश्चंस मैं दे देती हूँ, वो आपको असाइनमेंट में और एंड सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे। तो अभी तक हम लोग ने सबसे पहले, अभी सारे इंग्लिश में दे देती हूँ, फिर बाद में उसका हिंदी अनुवाद करके हम ग्रुप में वापस डाल देंगे। ठीक है आदित्य? हाँ, यस मैम। हाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लॉजिक? एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ जैना लॉजिक, और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिक इन जैन फिलोसॉफी। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिक इन जैन फिलोसॉफी। तो ये हमने पहले क्लास में किया था। लॉजिक का अर्थ क्या है, लॉजिक क्या है, तर्क शास्त्र क्या है, न्याय शास्त्र क्या है, फिर न्याय शास्त्र क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके भी सारे पॉइंट्स और सारे नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है वो। समझ में आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉजिक एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिक इन जैन फिलोसॉफी। तो ये आंसर क्लियर है? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ न्याय? न्याय शब्द के दूसरे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? And throw light on the growth of logic period. And throw light on the growth of logic period. मतलब तर्क शास्त्र की एक ऐसे बढ़े, वो भी हम लोग ने डिस्कस किया था ना, तर्क शास्त्री कौन कौन थे और किसके बाद कौन कौन आए थे, उसके रिलेटेड जो हमने बातें की थी वो आएगा इसमें। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, write a note on the different methods of logic in Jain philosophy with its objective. Write a note on the different methods of logic in Jain philosophy with its objectives. लिख लिया? थर्ड क्वेश्चन। तो ये क्या क्वेश्चन है? Write a note on different methods of logic in Jain philosophy and with its objectives. With its objectives. तो प्रमाण शास्त्र में कितने प्रकार के लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब कितने प्रकार के मेथड्स है, कितनी तरह से हम लोग उसको यूज कर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारा हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया था। कितने प्रकार के लिखाए थे मैंने? 11 कि 10? क्या क्या नाम है बोलो? सबसे पहले कौन सा? 11 मैम। हाँ, प्रमाण, नए, निक्षेप, अनेकांतवाद, आगम, अध्यात्म, द्रव्य गुण पर्याय, स्यादवाद, निमित्त और उपादान, 363 पाखंडी मत और सप्तभंगी। हाँ, तो टोटल कितने हुए? 11। हाँ, तो ये सारे के डेफिनेशन भी मैंने क्लास में एक्सप्लेन किए थे। तो ये सारे क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने एक्सप्लेन किए थे। ये सारा इस आंसर में आएगा। क्लियर? तो ये भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आएगा राइट डेफिनेशन ऑफ प्रमाण। अनुश्रुति, आप लिख रहे हो ना सारे क्वेश्चंस? यस मैम। हाँ। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, मतलब प्रमाण की अलग अलग बहुत प्रकार की हमने डेफिनेशन अलग अलग शास्त्रों से देखी थी। तो राइट डेफिनेशन ऑफ प्रमाण अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्क्रिप्चर्स एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रमाण क्या है और उसके लक्षण क्या है? प्रमाण दूसरे सारे आगमों के से रिलेटेड प्रमाण की डेफिनेशन, प्रमाण का मतलब क्या है और उसके लक्षण क्या है, ये सारा आपको फोर्थ आंसर में लिखना है। फिर वो चार्ट्स भी मैंने दिए थे, याद है आप लोग को? प्रमाण के अलग अलग लॉजिशियंस ने प्रमाण को की डेफिनेशन तत्वार सूत्र में, फिर अकलंग देव ने, सारे ने वो
चार्ट फॉर्म में वो सारा मैंने दिया था, वो दैट विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. Draw the chart of Praman according to the different logicians. वहां हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे, कितने डिस्कस किए थे? 3 के 4. सबसे पहला किसका था? तत्वार्थ सूत्र के आधार पर प्रमाण के भेद. तो प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, परोक्ष प्रमाण होता है. फिर प्रत्यक्ष में आ जाएंगे अवधि ज्ञान, पंपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, और परोक्ष में आएंगे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान. फिर मति ज्ञान और को डिवाइड किया था किसमें? अवग्रही या अवैध धारणा. और श्रुति ज्ञान को अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य. लाइक वैसे टेबुलर कॉलम में आप लोग को याद है कि नहीं है? ऐसे मैंने दिया था, देखो, कैन यू सी? यस मैम. हाँ, तो उस हिसाब से पहले तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से दिया था. फिर मैंने दिया था न्यायावतार के डिवीजन से. फिर भट्ट अक्लंक देव के कृत प्रमाण और वादी देवसूरी के भी मैंने दिए थे. तो वो सारे चारों अलग अलग आप लोग को जो प्रमाण के सब डिविजन है उसको लिखना है. ये आपको स्मॉल मार्क छोटे क्वेश्चन जो है ना, आप लोग को 3 डिविजन होते हैं ना, तो उसमें ब्रेक कर करके मैं पूछ सकती हूँ. ठीक है? तो ये आएगा 5th क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ, ड्रॉ द चार्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमाण अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लॉजिशियंस. अलग अलग तर्क शास्त्रियों ने जो प्रमाण के डिवीजन बताए हैं उसको आप लोग को लिखना है. और उसमें मैं पर्टिकुलर कोई भी एक बताऊंगी, वही आपको उसके लिए लिखना होगा. ठीक है? फिर राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द 5 मेथड्स इन्वॉल्व इन इनडायरेक्ट प्रमाण. परोक्ष प्रमाण के 5 भेद क्या है? तो जो हमने आज डिस्कस किया, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान तक कर दिया, आगम बाकी है. तो ये पांचों क्या है? परोक्ष प्रमाण के भेद. क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन अनुमान प्रमाण. अनुमान प्रमाण क्या है और उसके लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके भेद को बताइए. अनुमान प्रमाण क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसके भेद क्या है. दैट ऑल द 3 थिंग्स. तो आज हमने अनुमान प्रमाण को स्टार्ट किया है. अनुमान प्रमाण क्या है वो हमने देखा अभी. फिर अनुमान प्रमाण के लक्षण और उसके भेद हम लोग नेक्स्ट क्लास कल डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन हेतु. हेतु क्या है? राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स. उसके लक्षण और उसके भेद को समझाइए. Define hetu with its characteristics and types, and explain हेत्वाभास also. हेतु and हेत्वाभास. हेतु नहीं है, मैं यहाँ वहां उसका खाली भास है, उसके बारे में भी आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन आगम प्रमाण इन डिटेल. एक्सप्लेन आगम प्रमाण इन डिटेल. आगम प्रमाण क्या है उसको समझाइए. कितने क्वेश्चन हुए? 10 क्वेश्चंस हुए. 10 हो गए ना. और एक लिख लीजिए, डिस्कस अबाउट दृष्टांत. दृष्टांत मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल. एंड दृष्टांत भास. दृष्टांत नहीं है, वो दृष्टांत भास क्या होता है. दृष्टांत क्या है और दृष्टांत भास क्या है. तो ये सारा अपना सिलेबस रहेगा लॉजिक पेपर रिलेटेड. ठीक है?
तो उसके जो नोट्स है वो आपको शेयर कर दूंगी, और उसके ऊपर आप लोग को फिर असाइनमेंट अभी शुरू कर देना है। समय सार का जैसे खत्म कर दिया, अनुश्रुति अभी आप फटाफट कर देना। और ये प्रमाण का भी आप लोग को अभी मैं दे दूंगी नेक्स्ट क्लास में। आदित्य, विल यू बी एबल टू टाइप ऑल द क्वेश्चंस? ग्रुप में आप डाल दोगे क्वेश्चन और उसके हिंदी के ट्रांसलेशन के साथ 11 क्वेश्चन। हाँ मैम। हम्म, तो ये दिस विल बी योर मैम पोस्ट। कल डालू तो चलेगा ना मैम? हाँ, ये सैटरडे, सैटरडे कल डालू तो? सैटरडे तक डाल देना। ओके मैम। हम्म, जब भी टाइम मिले, आज मिले हाँ कल, मैम। जैसे भी मिले डाल देना। जी मैम। हिंदी का भी डाल सकते हो, क्या मैम? हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल देना। हाँ यस मैम। हाँ ठीक है, तो 11 क्वेश्चन दिए हैं, और इसमें से सब डिविजन्स भी आ सकते हैं। जैसे आप लोग का 3 है ना, 5 मार्क का, 9 मार्क का और 12 मार्क का, तो उसमें से जो बड़ा है क्वेश्चन, उसके सब डिविजन छोटे में भी आ सकते हैं। जैसे प्रत्यभिज्ञान क्या है, खाली वो भी मैं पूछ सकती हूँ 5 मार्क के लिए। और पूरा अगर आया कि इनडायरेक्ट प्रमाण परोक्ष प्रमाण क्या है, तो उसके सारे टाइप्स और उसकी डिविजन मतलब लक्षण के साथ लिख रहे हो, तो वो 12 मार्क का हो जाएगा। और उसमें थोड़ा निकाल के मैं 9 मार्क का भी दे सकती हूँ। सबको क्लियर है ना, समझ में आया ना? ठीक है, तो अभी तक के लास्ट क्लास तक के तो जितने भी नोट्स है वो सब तो मैंने आप लोग को अभी तक शेयर कर दिए हैं। वो उसमें भी एक फोल्डर में भी डाल के दे दूंगी, पर अभी तक तो आपके पास सब है। खाली आज का जो है वो मुझे आपको भेजना है। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ फाइल बना ली है, पर उसमें 1-2 पेज क्लियर नहीं है, अभी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी ना, तो मैं वापस बना के आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो आप लोग सब क्वेश्चन देख के उसके सारे आंसर्स प्रिपेयर करते जाना। और कितना लिखना है, क्या करना है, वो 40 मार्क्स का है ना, तो आपको इसमें ज्यादा करना पड़ेगा। जबकि आपको समय सार तो कम मार्क्स के लिए था, इसीलिए मैंने कम क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक ही पेपर है, 100 मार्क्स का। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? आर यू क्लियर अनुश्रुति? यस मैम। हाँ, और आप सारे क्वेश्चन करके भेजना असाइनमेंट में। क्या आशा जी, सारे क्वेश्चन का असाइनमेंट बनाना। सारे क्वेश्चन बना पाओगे? बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। वही पूछ रही हूँ आपसे कितने करने हैं। नहीं नहीं, सारे तो नहीं बनाने हैं, सारे तो नहीं बनाने। सारे बना पाओगे? वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। और नो मैम, सारे नहीं बना पाएंगे हम हाँ, लोग। क्योंकि मैंने नोट्स तो भेजे, तो सारे बनाने की जरूरत नहीं है, पर थोड़े तो बनाने चाहिए। तो वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे जब सारे जन क्लास में होंगे तब। ठीक है, यस। सब क्वेश्चंस के नोट्स है कि नहीं आप पहले देख लो। कोई भी कुछ मिस हो रहा है तो मुझे बोल दो। एक्चुअली आप यहाँ आए थे तब ये बुक का जेरोक्स लेके चले गए होते तो सबको वो हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का क्लास खत्म करते हैं। कल विल कंटिन्यू विद द अनुमान के लक्षण। ठीक है, चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। देह छता झिनी दशा, वर्ते देहाती, ते ज्ञानी चरण भूवंदन अगणी, भूवंदन अगणी। और इस रिलेटेड असाइनमेंट रिलेटेड आप लोग भी अपने सजेशंस बताना कि आप लोग जनरली कितने 50 मार्क्स का हो तो कितने असाइनमेंट के लिए कितना लिखते हो। तो आप मुझे बताना, उस हिसाब से मैं भी आपको सजेशन दे के हम लोग फाइनल करेंगे कि आपको कितना लिखना है। मैम यूजुअली हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन ही लिखते हैं मैम। 50 मार्क के लिए? हाँ मैम, मतलब 50 मार्क पूरे असाइनमेंट के लिए नहीं होते हैं, हमारी क्लास में वो 10 मार्क ही अटेंडेंस है, और। तो 10 मार्क है, क्योंकि इतने सारे जन एब्सेंट है तो उन लोग का तो वो क्योंकि हम लोग वो भी अलाउ करते हैं ना कि आप ऑन करके रह जाओ या फिर एक्टिव हो कि नहीं हो, तो उसके लिए तो टोटल 10 मार्क ही है। बाकी 40 मार्क के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा ना। देख लो, आप लोग डिसाइड करो। और आप ऐसे भी करो कि आपके कंपलसरी आंसर थोड़े लिखे जाए,
जिन्होंने नहीं पढ़ा है अगर वो भी लिखेंगे तो एग्जाम में उनको फटाफट पढ़ने के लिए भी इजी रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से मैंने जो नोट्स शेयर किए उसमें से ही लिखना है, आप कहीं और से भी परीक्षा मुख से लिख सकते हो या दूसरे न्याय अवतार मतलब कि जो जो किताबें उसमें से भी लिख सकते हो। सो यू कैन राइट योर आंसर। और आपको कितना लिखना है वो आप मेरे को बोलिएगा बाद में, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिसाइड कर लेंगे। एक बार आप सब क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो हिंदी और इंग्लिश के, ग्रुप में डाल दो, देन विल डिस्कस विद एवरीवन। ओके मैम। ठीक है, चलो बाय बाय, जय जिनेन्द्र। बाय बाय, जय जिनेन्द्र।